डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं जेनेटिक बेसिस ऑफ एवोल्यूशन या जैव विकास का आनुवंशिक आधार। और यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है। इसमें बताया गया है कि मनुष्य का वर्तमान स्वरूप जो है वो एक कंटिन्यूअस चेंजिंग प्रोसेस का रिजल्ट है। मनुष्य के वर्तमान स्वरूप के विकास में जो परिवर्तन हुए हैं वे सर्वविदित है। हम ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं और प्री हिस्टोरिक मैन में हमने पढ़ा है कि सबसे पहले होमो एबिलिस, फिर होमो इरेक्टस और फिर होमो सेपियंस, इनका एवोल्यूशन हुआ है। पृथ्वी के निर्माण से लेकर के वर्तमान स्थिति की प्राप्ति तक हुए परिवर्तनों से हम भली भांति परिचित हैं। हमने भू वैज्ञानिक मापक्रम के बारे में या जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में पढ़ा है। तो उसमें हमने पढ़ा है कि पृथ्वी पर निरंतर ज्योग्राफिकल कंडीशंस जो हैं वो चेंज होती रही है। ये अकस्मात नहीं हुए हैं बल्कि धीरे धीरे एक लंबी प्रोसेस या लॉन्ग ड्यूरेशन में अनेक कारकों के कारण संभव हुए हैं। जीवों में होने वाले परिवर्तनों के सतत प्रक्रम को कंटिन्यूअस जो प्रोसेस है उसको इवोल्यूशन कहते हैं या जैव विकास कहते हैं। डार्विन के अनुसार जैव विकास प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत के अनुसार हुआ था, क्योंकि डार्विन के द्वारा थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया गया था, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया गया था। तो उन्होंने बताया कि इवोल्यूशन की प्रोसेस जो है उनके बताए गए या उनके द्वारा दिए गए थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत के अकॉर्डिंग हुआ है। परंतु 1900 में मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की पुनः खोज, यानी कि मेंडल ने जो जेनेटिक्स की थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ हेरिडिटी दी थी, उसकी पुनः खोज 1900 में की गई थी और यह कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी व्रीज और वॉन शेरमार्क, इन 3 वैज्ञानिकों के द्वारा पुनः खोजे गए थे। तो इसके बाद में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। इस खोज ने रिप्रोडक्शन और जेनेटिक कैरेक्टर्स के तत्वों को उजागर किया। आनुवंशिक गुणों का आधार जीन होते हैं और ये डीएनए के बने हुए होते हैं। जीन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस विषय से संबंधित प्रक्रम के अध्ययन को जेनेटिक्स कहते हैं। प्राणियों में लक्षणों की उत्पत्ति के लिए अलग अलग जीन्स जो हैं आवश्यक होते हैं। एक ही लक्षण के विभिन्न स्वरूपों को प्रदर्शित करने वाले जीन एलील या विकल्पी जीन कहलाते हैं। तो प्रत्येक जीन के 2 एलील्स होते हैं, उनमें से जो डोमिनेंट होता है वो संतति में प्रकट होता है और जो रिसेसिव होता है वो जब तक होमोजाइगस कंडीशन में नहीं आ जाता है तब तक वह रिसेसिव बना हुआ रहता है, अप्रभावी बना हुआ रहता है। ये जीन गुणसूत्रों पर निश्चित स्थानों या बिंदुओं पर स्थित होते हैं, जिसे जीन का बिंदु पथ या लोकस कहते हैं। प्रत्येक प्राणी में गुणसूत्रों की संख्या डिप्लॉइड होती है, द्विगुणित होती है, अतः जीन भी द्विगुणित या डिप्लॉइड होते हैं। जीनों में परिवर्तन होने पर प्राणी के लक्षणों में भी परिवर्तन होता है तथा यह परिवर्तन जैव विकास का या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का बेसिस होता है या आधार होता है। परंतु किसी एक प्राणी के स्तर में होने वाले परिवर्तन जैव विकास का कारण नहीं हो सकते हैं जब तक कि ये परिवर्तन बड़े स्तर पर न हो। तो केवल एक ही प्राणी में अगर किसी प्रकार का चेंजेज होगा तो वो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का कारण नहीं बनेगा, क्योंकि वो लक्षण जो हैं उस प्राणी की मृत्यु के साथ में समाप्त हो जाएगा। तो जब तक यह लक्षण एक बड़ी पॉपुलेशन में नहीं फैल जाता है, तो संतति के थ्रू एक बड़ा हिस्सा नहीं बना देता है, तब तक इस लक्षण का आगे जैव विकास में कोई रोल नहीं रहता है। जब यह किसी बड़ी समष्टि में होते हैं, बड़ी पॉपुलेशन में होते हैं, अतः उद्विकास की इकाई जो क्या है, पॉपुलेशन या समष्टि है। तो इवोल्यूशन की यूनिट जो है वो पॉपुलेशन होती है या समष्टि होती है। अब पॉपुलेशन क्या है? तो पॉपुलेशन एक ही जाति के प्राणियों का वह समुच्चय है, यानी एग्रीगेशन है, जो भौगोलिक रूप से यानी ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड होता है तथा इसके प्राणी सदस्य आपस में संकरण करने में समर्थ होते हैं। यानी कि
एक पॉपुलेशन के प्राणी जो हैं उनमें इंटरब्रीडिंग होती है, लेकिन वो ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड होते हैं, पृथक होते हैं भौगोलिक रूप से उसी जाति के दूसरे प्राणियों से। इस हर पॉपुलेशन का अपना एक जीन पूल होता है, यानी कि उनके जीनों का टोटल कुल जीनों का जो समुच्चय है उसको जीन पूल कहते हैं। समष्टि के प्राणियों में पाए जाने वाले सभी जीन संयुक्त रूप से उस पॉपुलेशन का जीन पूल कहलाते हैं। तो समष्टि में पॉपुलेशन में जितने ही प्राणी हैं, टोटल प्राणियों का जो टोटल जीन है उसको संयुक्त रूप से उस पॉपुलेशन का जीन पूल कहते हैं। पॉपुलेशन के सदस्य आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं। यदि पॉपुलेशन बड़ी हो और आनुवंशिक पदार्थ में किसी प्रकार का परिवर्तन या उत्परिवर्तन नहीं हो तथा पॉपुलेशन के प्राणियों के में मैटिंग जो है वो रैंडम हो, तो पॉपुलेशन में जीन फ्रीक्वेंसी वही बनी रहती है। क्योंकि इसमें तीन क्या क्या बातें बताई है, एक तो पॉपुलेशन बड़ी हो, सेकंड क्या है उसके जेनेटिक मटेरियल में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेज या म्यूटेशन नहीं हो, और थर्ड क्या है उनमें मैटिंग जो है वो रैंडम हो, यादृच्छिक हो। तो उस पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी वही बनी रहती है, यानी कि जीन फ्रीक्वेंसी में किसी प्रकार का फ्लक्चुएशन या चेंजेज नहीं आता है। जीन पूल में उसी लॉकस पर उपस्थित एलील दूसरे एलील की तुलना में उसके समानुपात को, उसके रेशियो को जीन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी कि जीन पूल में किसी एक लॉकस पर उपस्थित जीन के जो एलील्स है, अभी मैंने बताया था 2 एलील्स होते हैं प्रत्येक जीन के, एक डोमिनेंट होता है, दूसरा रिसेसिव होता है, एक प्रभावी होता है, दूसरा अप्रभावी होता है। तो एक एलील की दूसरे एलील की तुलना में उसके समानुपात को, उसके रेशियो को जीन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। प्राणी के दोनों गुणसूत्रों पर एक ही बिंदु पथ पर पाए जाने वाले दोनों जीन एक समान हो तो उसे होमोजाइगस प्राणी कहते हैं, तथा उसी बिंदु पथ पर दोनों गुणसूत्रों में यदि जीन अलग अलग हो तो उसको हेट्रोजाइगस प्राणी कहते हैं। जैसा पूर्व में बताया जा चुका है कि पॉपुलेशन में विभिन्न जीन अपनी फ्रीक्वेंसी को निरंतर बनाए रखते हैं। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। जैसे एक पॉपुलेशन में एक ही गुण के 2 एलील पाए जाते हैं, 2 युग्म विकल्पी पाए जाते हैं, जिसमें से एक प्रभावी होता है, एक डोमिनेंट होता है और दूसरा अप्रभावी यानी रिसेसिव होता है। जैसे चूहे की त्वचा के काले रंग के लिए, क्योंकि हम इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर को कैपिटल लेटर के द्वारा लिखते हैं, तो यहाँ पर कैपिटल बी प्रभावी जीन है, और त्वचा के सफ़ेद रंग के लिए रिसेसिव कैरेक्टर के लिए हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं, तो स्मॉल बी जो है वो रिसेसिव जीन पाए जाते हैं। यहाँ हम इन जीनों को ध्यान में रख करके पॉपुलेशन में इन्हीं जीनों की फ्रीक्वेंसी का अध्ययन करते हैं। इन एलील्स के अनुसार पॉपुलेशन में 3 प्रकार के प्राणी हो सकते हैं। फर्स्ट है काले रंग की त्वचा वाले होमोजाइगस प्राणी, जिनका जीनोटाइप कैपिटल बी होगा। सेकंड है काले रंग की त्वचा वाले हेट्रोजाइगस प्राणी, जिनका जीनोटाइप कैपिटल बी एंड स्मॉल बी होगा। और थर्ड है वाइट स्किन वाले होमोजाइगस प्राणी, जिनका जीनी प्रकार स्मॉल बी होगा। माना कि पॉपुलेशन में कुल प्राणियों की संख्या 100 है। इनमें से 40 जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, 40 हेट्रोजाइगस है और 20 होमोजाइगस रिसेसिव है। तो इन जीनों की फ्रीक्वेंसी की जो गणना है, कैलकुलेशन है, वो निम्न प्रकार की जा सकती है। जैसे कैपिटल बी जीन की फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर कैपिटल बी वाले जो प्राणी हैं उनकी संख्या 40 है
इसी प्रकार से कैपिटल बी और स्मॉल बी वाले जो है हेटेरोजाइगस एनिमल्स है, इनकी संख्या भी 40 है। तो इनमें कैपिटल बी और कैपिटल बी की संख्या 40 है, तो इसका मतलब है कि इसमें जीन्स की संख्या जो है, कैपिटल बी वाले जीन्स की संख्या, दोनों एलील्स जो है वो एक समान प्रकार के हैं। तो जीन्स की संख्या टोटल हो गई 80 और इसमें हो गई हेटेरोजाइगस में 40 दोनों प्रकार की। तो इस प्रकार से 120 हो गया कैपिटल बी जीन की फ्रीक्वेंसी अपॉन 200, क्योंकि प्राणियों की संख्या 100 है, उनमें जीन्स की संख्या, एलील्स की संख्या डबल हो गई, तो 200 हो गई और भाग लगाने पर आंसर आता है 0.6। तो यहाँ पर कैपिटल बी जीन की फ्रीक्वेंसी 0.6 होगी और स्मॉल बी जीन की फ्रीक्वेंसी जो है वो हेटेरोजाइगस एनिमल में 40 है और होमोजाइगस रिसेसिव में, क्योंकि 20 है टोटल एनिमल्स, तो दोनों प्रकार के स्मॉल बी हैं, तो 20 और 20 मिला करके 40 हुए। तो 40 + 40 बराबर 80/200। तो 0.4 फ्रीक्वेंसी जो है वो स्मॉल जीन की है। इसमें ध्यान रहे कि प्राणी में जीन जो है वो द्विगुणित अवस्था में पाए जाते हैं, अतः पॉपुलेशन में डिप्लॉयड स्टेज में पाए जाते हैं, अतः पॉपुलेशन में कुल जीनों की संख्या 200 होगी। क्योंकि पॉपुलेशन में कुल प्राणियों की संख्या 100 है, इसी प्रकार से होमोजाइगस प्रभावी प्राणियों की संख्या 40 है, अतः कैपिटल बी जीनों की संख्या 80 होगी। हेटेरोजाइगस यानी कि कैपिटल बी एंड स्मॉल बी प्राणियों की संख्या 40 है, अतः इसमें कैपिटल बी जीनों की संख्या 40 और स्मॉल बी जीनों की संख्या भी 40 होगी। इसी प्रकार से समजीनी अप्रभावी की संख्या 20 है, अतः स्मॉल बी जीनों की संख्या 40 होगी। अतः किसी भी प्रकार की पॉपुलेशन में किसी जीन की फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन समष्टि में पाए जाने वाले, पॉपुलेशन में पाए जाने वाले कुल जीनों की संख्या का भाग समष्टि में पाए जाने वाले उस जीनों की कुल संख्या में देख करके की जा सकती है। पॉपुलेशन में जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, डिफाइन किया जा सकता है। तो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी जो है किसी भी पॉपुलेशन में पाए जाने वाले जीनोटाइप के प्राणियों की संख्या जिसमें उसी बिंदु पथ पर, उसी लॉकस पर एक समान लक्षण के जीन पाए जाते हो, उसको जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कहते हैं। पॉपुलेशन में कुल 3 प्रकार के प्राणी पाए जा सकते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव। पॉपुलेशन में इनकी फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन निम्न प्रकार से की जा सकती है। होमोजाइगस डोमिनेंट एनिमल्स की फ्रीक्वेंसी तो D/N, N है टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स, D है यहाँ पर डोमिनेंट एनिमल्स की संख्या। सेकंड है हेटेरोजाइगस एनिमल्स की फ्रीक्वेंसी H/N और थर्ड है होमोजाइगस रिसेसिव एनिमल्स की फ्रीक्वेंसी R/N। यहाँ पर N है पॉपुलेशन में टोटल एनिमल्स की संख्या, D है पॉपुलेशन में कुल डोमिनेंट एनिमल्स की संख्या, H है यहाँ पर हेटेरोजाइगस एनिमल्स की संख्या और R है यहाँ पर रिसेसिव एनिमल्स की संख्या। नेक्स्ट है R.D. वाइनबर्ग का जेनेटिक इक्विलिब्रियम का नियम। समष्टि में आनुवंशिकता के आधारभूत ज्ञान की गणितीय व्याख्या 1908 में इंग्लैंड निवासी हार्डी और जर्मनी निवासी वाइनबर्ग ने की थी। इनके द्वारा प्रस्तावित नियम R.D. वाइनबर्ग का नियम या R.D. वाइनबर्ग लॉ ऑफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। इस नियम के अनुसार किसी भी बड़ी पॉपुलेशन में यदि मैटिंग रैंडम हो तथा जीन म्यूटेशन नहीं हो तो पॉपुलेशन में जीन और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी पीढ़ी दर पीढ़ी कांस्टेंट बनी हुई रहती है या नियत बनी हुई रहती है। यह नियम
पॉपुलेशन जेनेटिक्स एवं मॉडर्न इवोल्यूशन थ्योरी के नींव का पत्थर है। इस नियम की व्याख्या हम इस प्रकार से कर सकते हैं, माना कि एक पॉपुलेशन में होमोजाइगस डोमिनेंट प्राणियों की संख्या 36% है, हेट्रोजाइगस प्राणियों की संख्या 48% है और होमोजाइगस रिसेसिव प्राणियों की संख्या 16% है। इनमें मैटिंग जो है रैंडम होती है और कैपिटल बी और स्मॉल जीन बी जो है यानी कि डोमिनेंट और रिसेसिव जीन्स में किसी प्रकार का म्यूटेशन नहीं होता है। अतः सभी प्राणी समान संख्या में गैमीट्स फॉर्मेशन करते हैं या युग्मक उत्पन्न करते हैं। तो पॉपुलेशन में जीन फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन निम्न प्रकार से की जा सकती है। पॉपुलेशन में 36% एनिमल्स जो है होमोजाइगस डोमिनेंट प्रकार के हैं, अतः सभी 36% गैमीट्स जो है वो कैपिटल बी यानी डोमिनेंट प्रकार के होंगे। पॉपुलेशन में हेट्रोजाइगस प्राणियों की संख्या 48% है, तो इसमें से उत्पन्न होने वाले युग्मकों में से 24% जो हैं उनमें डोमिनेंट प्रकार का जीन होगा और 24% में रिसेसिव प्रकार का जीन उपस्थित होगा। पॉपुलेशन में रिसेसिव होमोजाइगस प्राणियों की संख्या जो है 16% है, अतः इनमें जो गैमीट्स बनेंगे उनमें 16% यानी कि सभी में रिसेसिव जीन उपस्थित होगा। अतः पॉपुलेशन में केवल 2 प्रकार के युग्मक होंगे, एक में डोमिनेंट जीन होगा और दूसरे में रिसेसिव जीन होगा। तो यहाँ पर डोमिनेंट जीन वाले कुल युग्मकों की संख्या जो है 36% प्लस 24% इज इक्वल टू 60%। और इसी प्रकार से रिसेसिव यानी कि स्मॉल बी वाले कुल गैमीट्स की संख्या जो है वो 24% प्लस 16% इज इक्वल टू 40%। यदि इनमें मैटिंग जो है या इसमें रिप्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी पर निर्भर करता हो तो रिप्रोडक्शन के परिणामों को निम्न प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे प्रोबेबिलिटी है कि स्पर्म या स्पर्मेटोजुआ अगर डोमिनेंट प्रकार का है, वो डोमिनेंट प्रकार के जीन वाले ओवम के साथ में इसका फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो यहाँ पर जीन फ्रीक्वेंसी होगी 60/60, क्योंकि कैपिटल बी जीन की युग्मकों की कुल संख्या थी 60%, तो 60/60 अपॉन, तो 60% इसमें स्पर्मेटोजुआ के हैं, 60% इसमें ओवम के हैं अपॉन 100, क्योंकि हम इसको परसेंटेज को वापस इसको कैलकुलेट कर रहे हैं और यहाँ पर संतानों की प्रतिशतता जो वापस आएगी वो 36% आएगी। इसी प्रकार से कैपिटल बी डोमिनेंट जीन वाला जो स्पर्मेटोजुआ है वो रिसेसिव जीन वाले ओवम के साथ में फर्टिलाइज हो सकता है और इसका कैलकुलेशन करेंगे 24% आएगा। इसी प्रकार से रिसेसिव जीन वाला स्पर्मेटोजुआ डोमिनेंट जीन वाले ओवम के साथ में फर्टिलाइज हो सकता है, तो यहाँ भी कैलकुलेशन के बाद में 24% आएगा। इसी प्रकार से रिसेसिव जीन वाला स्पर्मेटोजुआ रिसेसिव जीन वाले ओवम के साथ में फर्टिलाइज हो सकता है, तो कैलकुलेशन करने पर 16% आ रहा है। उपरोक्त परिणामों से यह स्पष्ट हो जाता है कि पॉपुलेशन में रिप्रोडक्शन के पश्चात भी सभी प्रकार के प्राणियों की समानुपातिक संख्या वही होती है जो हमने प्रयोग के शुरू में मानी थी, अर्थात पॉपुलेशन में जीन और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी स्थिर रहती है, परिवर्तित नहीं होती है। यदि उपरोक्त वर्णित उदाहरण में कैपिटल बी जीन और स्मॉल बी जीन की फ्रीक्वेंसी का क्रमश पी और क्यू के द्वारा प्रदर्शित किया जाए तथा जीन कैपिटल बी धारी युग्मक और जीन स्मॉल बी धारी युग्मकों का संगम यानी मैटिंग रैंडम हो, तो इक्विलिब्रियम में कैपिटल बी जीन और स्मॉल बी जीन की फ्रीक्वेंसी पीडी दर पीडी वही बनी रहेगी। इसे निम्न समीकरण के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है: पी क्यू प्लस 2 पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर
पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यह समीकरण प्रोबेबिलिटी पर निर्भर करता है तथा इसे हार्डिन वाइनबर्ग का सूत्र कहते हैं या फॉर्मूला कहते हैं। यह फॉर्मूला एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, द्विपदीय व्यंजक है, अतः इसे द्विपद वर्ग नियम या बाइनोमियल स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। यदि किसी पॉपुलेशन के जीन पूल की प्रकृति ज्ञात हो तो हार्डी वाइनबर्ग के सूत्र की सहायता से उस पॉपुलेशन में पाई जाने वाले डोमिनेंट और रिसेसिव लक्षण प्रदर्शित करने वाले प्राणियों के समानुपात की गणना की जा सकती है। थैंक यू। कल हम पढ़ेंगे हार्डी वाइनबर्ग के नियम के मुख्य लक्षणों के बारे में या सैलिएंट फीचर्स ऑफ हार्डी वाइनबर्ग लॉ।